हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर क्लास 9 का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये फिजिक्स का चैप्टर है जो कि थर्ड चैप्टर है क्लास 9 का, क्योंकि पहले होता है मोशन, देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड देन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम बहुत एक आध फॉर्मूला सीखेंगे, इजी है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इसके अंदर जो हमने मोशन के अंदर इक्वेशंस सीखी हैं वो भी यूज़ होंगे, जो हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर लॉज पढ़े हैं वो भी यूज़ होंगे, और उसके अलावा हम 2-3 नई चीज़ें भी सीखेंगे, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटी क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ग्रेविटेशन होता क्या है, हम सबको पता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रेविटी के बारे में रिसर्च करने में। तो बेसिकली हुआ क्या था कि वो देखते थे कि हर चीज़ जो है एक दूसरे को एक सर्टेन तरीके से अट्रैक्ट करना चाह रही है। फिर उन्होंने देखा कि अगर वो एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे एक एप्पल गिरा, तो उन्होंने सोचा भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। मतलब अब तो हम ये सोचते भी नहीं, बिकॉज वी नो कि इट्स ऑब्वियस भाई की ग्रेविटी है। बट वो बंदे ने पहली बार ये मतलब इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो उसने करी, उस पर दिमाग लगाया कि क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये जो एप्पल है ये नीचे की तरफ ही आ रहा है एंड ये कहीं और किसी और डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो बेसिकली जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया, हर ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स के अंदर वो एक दूसरे पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब भले वो फोर्स अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स के बीच में हो, भले वो फोर्स अर्थ और सन के बीच में हो, भले ही वो फोर्स हमारे और अर्थ के बीच में हो या हमारे और किसी और इंसान के बीच में हो, तो हर इंसान अर्थ और इंसानों पर, अर्थ बाकी सेलेस्टियल बॉडीज पर, तो कोई एक सर्टेन टाइप का फोर्स है जो लग रहा है, जिसकी वजह से ये सब आपस में बाउंड है। कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे जा रहा है, क्यों मून किसी और डायरेक्शन में नहीं चला जाता कभी। तो ये सब का जो लॉजिकल रीजनिंग है वो यही है कि देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ बॉडीज एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज व्हाट वी कॉल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी सिर्फ वो नहीं है कि ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है तो वो ग्रेविटी है तो अगर तुम देखोगे तो ये भी अट्रैक्शन है, राइट। ऊपर जो चीज है उसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, राइट। इन द सिमिलर मैनर कोई भी तरीके का अट्रैक्शन है, वेदर और नॉट वो चीज एग्जैक्टली फॉल कर रही है अर्थ के पास या नहीं कर रही है, बट हम उसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे, राइट। तो क्या ग्रेविटी का ये मतलब है कि अगर वो दोनों अट्रैक्ट करें तो एट सम पॉइंट दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर, या फिर एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर गिर जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, ये याद रखना है हमको। ग्रेविटी जो है मासेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखना जरूरी है वो ये है कि जो ग्रेविटी है ना वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो दो बॉडीज के सेंटर्स के अलोंग लगती है। मतलब जैसे मान लो ये अर्थ है और ये कोई और बॉडी है, ठीक है, मान लो अर्थ एंड जुपिटर लगा लेते हैं। तो अब अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो वो कहाँ लग रहा होगा? इनके सेंटर्स के अलोंग लग रहा होगा। मतलब इसके सेंटर से उसके सेंटर को अट्रैक्शन फोर्स फील हो रहा होगा। तो अगर कोई भी बोले कि पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, तो वो होता है सेंटर। बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? विच एक्ट्स अलोंग द सेंटर। समझ रहे हो? तो अगर दो प्लैनेट्स के बीच में कभी भी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो वो कैसी फोर्स है? वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है इन नेचर। कोई भी तरीके का सर्कुलर मोशन, जैसे मान लो एक इंसान है, उसके हाथ में एक थ्रेड है और थ्रेड के ऊपर एक क्या है, स्टोन बंधा हुआ है और वो उसे घुमा रहा है ऐसे। तो अब ये जो स्टोन है इसको भी सेंटर में, मतलब स्टोन ऑब्वियसली यहाँ पे है, ये तो हाथ है, तो ये जो हाथ है इस बंदे का, ये स्टोन को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दिस मोशन, क्योंकि ये भी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। और कहाँ लग रहा है? सेंटर के अलोंग। तो जब एनी फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर और विच एक्ट्स अलोंग द सेंटर्स ऑफ एनी टू बॉडीज, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर कोई बोले कि सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो फोर्स होती है वो कैसी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल। तो अगर कोई बोले जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, राइट, और ये साइड में मून है, ये ऑर्बिट में घूम रही है, तो अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून
एंड द अट्रैक्शन इज एक्टिंग अलोंग द सेंटर्स, विच इज वाई वी आर कॉलिंग दैट मून के ऊपर क्या लग रहा है, अर्थ का एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। कभी कभार ये बोला जाता है कि व्हाट इफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट करना बंद कर दे। अगर ग्रेविटी एक्ट करना बंद कर देगी तो इन दैट केस जो मून है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। टेंजेंट पता है ना क्या होता है, एक सर्कल के ऊपर से एक ऐसी लाइन सेगमेंट पास करना जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। देख रहे हो, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये लाइन और सर्कल का। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अगर आपको ढंग से याद है तो ये हमने मोशन चैप्टर में ही लास्ट पार्ट विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सीखा था कि अगर कभी भी आप एकदम से एक बॉडी को घुमा रहे हो, मतलब यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ये बंदा घुमा रहा है स्टोन को, अचानक से छोड़ दे, मतलब इसने जो सेंट्रीपिटल फोर्स था जो इसका हाथ लगा रहा था उसको ऑर्बिट में रखने के लिए उस स्टोन को वो लगाना बंद कर दिया। मतलब अब वो स्टोन ऑर्बिट में तो रह ही नहीं सकता, बिकॉज वो जो सेंटर के अलोंग फोर्स लग रहा था that was responsible for the stone to be in a orbit, but now that the force has been removed, so now the stone cannot move in a circular motion। तो वो जो stone है जैसे ही ये बंदा इसे छोड़ेगा ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। टेंजेंशियल मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने स्टोन को छोड़ा तो ऐसे मूव कर रहा है या वो ऐसे मूव कर रहा है। वो कैसे मूव करेगा, ऐसे। अगर आपने फोर्स लगाना बंद, ऑब्वियसली ये होगा नहीं, राइट, क्योंकि ग्रेविटी तो यूनिवर्सल लगता ही रहेगा हमेशा। ये तो ऑब्वियसली आप एक स्टिमुलेटेड एक्सप्रेशन है, मतलब आप कर रहे हो लाइफ में। बट अगर आप प्लैनेट्स की बात करो तो प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटी लगती रहेगी। बट अगर हाइपोथेटिकली हम माने कि ग्रेविटी नहीं लग रही है, इन दैट केस जो भी, जैसे मून जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जैसे ही वो अट्रैक्शन बीच सेंटर टू सेंटर वाला हटा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो अगर आपने, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये मून है, आपने इनके बीच की अट्रैक्शन जो है वो खत्म करी तो मून ऐसे जाएगा। अगर आपने यहां से ग्रेविटी खत्म करी होगी तो ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा। समझ रहे हो? तो व्हेनेवर ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिमूव्ड, द ऑब्जेक्ट वुड फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। अब अपन सीखेंगे कि भाई एक ग्रेविटेशन का एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है भाई, क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सबसे पहले स्पेलिंग कर लेते हैं, ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है ना, बिकॉज इट इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है दैट द force of gravity is directly proportional to the product of masses, and inversely proportional to their distance of separation, राइट। अब समझते हैं इसका मतलब क्या एग्जैक्टली। वैसे तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ ही रहा होगा। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ऑब्वियसली दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा ना। तो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दिया हुआ है m1 और दूसरे का मैंने नाम दिया हुआ है m2। तो अगर हमें इनके बीच की ग्रेविटी पता करनी है तो हम क्या निकालेंगे, मान लो ये 5 kg है और ये 10 kg है, तो जो ग्रेविटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। प्रोपोर्शनल और इक्वल में बहुत अंतर होता है। इक्वल मतलब एग्जैक्ट वैल्यू सेम है, प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ रही है। कितना बढ़ेगी वो हमें नहीं पता, बट बढ़ेगी जरूर, ये पता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट आएगा ना दोनों मासेस का जिनके बीच में ग्रेविटी लग रही है, उतनी ज्यादा उनके बीच में क्या लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अलोंग विच वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और क्या चीज है भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब लेट्स अज्यूम कि ये m1 और m2
10 मीटर के गैप पे, और इफ वी अज्यूम कि m1 और m2 100 मीटर के गैप पे है, तो इस केस में ग्रेविटी ज्यादा होगी और इस केस में ग्रेविटी कम होगी। क्यों? दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। अगर आप उनको क्लोजर रखते हो तो उनका अट्रैक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, अगर आप उनको दूर रखते हो तो उनका अट्रैक्शन कम होगा, राइट? तो ग्रेविटी जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब ये मान लो ये इसको हम डी मान रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेना कहां से होता है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लेते हैं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ठीक है? सो जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, हमेशा सेंटर टू सेंटर लेते हैं। ऐसे कभी भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? मान लो मेरे को m1 जो है, हमारी जो फर्स्ट बॉडी है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर्स, और मान लो मेरे को इसका क्या कहते हैं, ये छोटी वाली जो बॉडी इसको m2 बोल देते हैं, इसका मेरे को डायमीटर दिया 14 मीटर। तो जब मैं इनका डिस्टेंस ले रही होंगी तो मैं 10 मीटर डायमीटर है तो 5 मीटर क्या है रेडियस, और यहाँ 14 मीटर डायमीटर है तो 7 मीटर क्या है रेडियस, और प्लस ये जो बीच का डिस्टेंस मान लो ये उन्होंने 15 दिया, तो हम 5 + 15 + 7 करके जो आएगा विच इज 27 मीटर हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है? कोई भी पूरा 10 मीटर, पूरा 14 मीटर प्लस बीच का 15 नहीं करना है, बिल्कुल भी, वो गलत होता है, ठीक है? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर, नॉट जस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बट द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करते हैं, सेकेंड, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन थी विच वाज m1 into m2 which was product of the masses, and the other equation was inversely proportional to the distance of separation, where the distance of separation is assumed from center to center, okay? तो अब इनको कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2 we get force of gravity is equals to is proportional to m1 m2 by d। सो एज ऑलरेडी मेंशन्ड, मैंने क्या बोला कि हमने पहली दो इक्वेशंस को कर दिया कंबाइन, और कंबाइन करने पर हमें क्या मिला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मासेस। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो है भाई प्रोपोर्शनैलिटी साइन। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जो ये बताता है कि ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा। बट मान लो अगर इफ यू वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ फॉर्मूला, तो वी वोंट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन अगर फॉर्मूला की तरह यूज करना है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। तो याद रखो, कभी भी अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना होता है, तो इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड इंट्रोड्यूस द इक्वल टू का साइन, हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है भाई? तो हमें कौन सी साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि ये तो रहेगी ही रहेगी और बाकी चीजें वेरी करती रहेंगी, ठीक है? और तब अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया तो हम ये प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय डी स्क्वायर, वेयर कैपिटल G जो है वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम क्या है हमारे, यहाँ पे हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑलराइट भाई, तो ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी इसकी हम यूनिट भी समझेंगे, इसकी यूनिट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हमें मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका अगर हमें यूनिट पता करना है, फोर्स का तो हमें पता है क्या यूनिट होता है, न्यूटन। उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, kg का स्क्वायर
अपॉन में ये क्या है, डिस्टेंस है, तो मीटर का स्क्वायर। अभी ये जी की भी यूनिट पता होनी चाहिए, जब जी की यूनिट पता लगेगी तो हमें फोर्स की एग्जैक्ट विच इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली जो यूनिट होती है वो हम डिराइव कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे, जी की अगर हमें यूनिट पता करनी है तो क्या करेंगे, एफ जी इंटू डी स्क्वायर बाय m1 m2। तो क्या यूनिट बनेगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, फोर्स होता है न्यूटन में, डी स्क्वायर किस में होता है भाई, मीटर स्क्वायर में, और m1 इंटू m2 क्या होता है, kg का स्क्वायर। तो ये होती है जी की यूनिट। क्या ये बात याद रहेगी सबको? तो ये आ गई हमारी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। अब इस यूनिट की एक, ऑब्वियसली ये यूनिट नहीं, सॉरी, कांस्टेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट ऑब्वियसली, और क्या होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, 10 टू द पावर 11 या फिर -11, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, -11, यस। तो 10 टू द पावर -11। तो देख रहे हो बहुत ही छोटी यूनिट है, -11 मतलब बहुत ही छोटी है, बट स्टिल इसे लगाना जरूरी है। न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे, इसको इग्नोर नहीं करते इस वैल्यू को, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये लगाया ही इसलिए ताकि फॉर्मूला बन सके, अदरवाइज तो पहले प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था। तो इसके साथ हमें पता लग गई जी की यूनिट क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, और जी को किसने फाइंड आउट किया था, हेनरी कैवेंडिश। इवन दो फिजिक्स में इतना साइंटिस्ट वगैरह का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस ये अलग से मेंशन किया आपकी बुक में, तो यू नेवर नो, क्या पता कभी 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, तो बस याद रख लेना। ओके भाई, और ये था कौन जिसने फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं अब। तो हमने ये भी कर लिया, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना चाहिए ना, थोड़ा आइडिया लग जाए ताकि। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब फिर से पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। और क्योंकि इसका नाम ही यूनिवर्सल है, इसका मतलब इट इज वैलिड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एज लॉन्ग एज वहां पे एक एटमॉस्फेयर है तो ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी जो है वो वहां पे लगेगी ही लगेगी। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो उधर नहीं होती ग्रेविटी, बट हमारे पास एटमॉस्फेयर है तो ग्रेविटी लगेगी, और हर जगह लगेगी, हर बॉडी के बीच में लगेगी, ये याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉ इज कि इसे हम बोलते हैं नीचे लिख देती हूँ, इसे हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? बहुत ही आसान है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो इसके डिनोमिनेटर में डी का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर डिनोमिनेटर में किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा होता है तो इसे हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर यानी कि इनवर्स में स्क्वायर हो रहा है किसी एक क्वांटिटी का, इनवर्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल एंड देन वी विल गिव अ रेस्ट टू दिस क्लास। एक बार हम इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बट आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। ओके, अब इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इट गिव्स अस मतलब लॉजिकल रीजनिंग ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन sun and earth, not even sun and earth, moon and earth। वैसे लगता है ये हर बॉडी, हर सेलेस्टियल बॉडी के बीच में। ठीक है, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, और दूसरा क्या है, अर्थ एंड ह्यूमंस। मतलब हम लोगों को भी अर्थ बाइंड करके रखा हुआ है ना, क्यों बाइंड है करके रखा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मून पे जाते तो देखा है हवा में रहते हैं, क्योंकि बाइंड नहीं कर पा रहा मून हमें, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून, बट बिकॉज अर्थ हैज ग्रेविटी, इस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि ग्रेविटी इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ। तो अर्थ एंड ह्यूमंस, और उसके अलावा जो टाइड्स कॉज होती है ना, देखा होगा समुद्र में जो लहरें आती हैं वो भी ग्रेविटी की वजह से ही आती है, बिकॉज एक पुल होता होगा ना उनकी तरफ, तभी तो वो लहरें ऊपर उठती हैं। क्यों उठती हैं? बिकॉज दे फील अ पुल, तो मे बी अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर पुलिंग इट फ्रॉम अ सर्टेन वे, इस वजह से टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो टाइड्स होते हैं वो भी बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी की वजह से ही होते हैं।
ऑलराइट, अब लास्टली हम एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन हाँ, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑलरेडी पढ़ लिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ लॉ दैट अप्लाइज टू ऑल बॉडीज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विच सेज दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to the distance of separation between them, where distance is taken from center to center. Clear? Write the formula to find the magnitude of gravitational force between earth and an object. तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय p स्क्वायर। ओके, अब लास्टली बस हम एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल गिव अ रेस्ट टू दिस क्लास। तो अब हम करने वाले हैं ये वाला एग्जाम्पल जिसके अंदर बोल रहे हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है वो है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। वैसे तो मास ऑफ अर्थ जनरली हर क्वेश्चन के अंदर गिवन ही रहता है, बट मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ वगैरह आप याद रख सकते हो ये वैल्यूज को, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन में वो देते ही हैं वैल्यू को। ओके, हाँ, तो क्या कह रहे हैं, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg और मून का मास क्या है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 3.8। अब अज्यूमिंग, हम यही अज्यूम करके चलेंगे इस केस में कि जो उनका डिस्टेंस है इट इज गिवन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ठीक है भाई। तो d की वैल्यू क्या है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर्स। और क्या बोल रहे हैं, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ओके जी, सबसे पहले तो अगर हमें फोर्स निकालना है और हम ये वैल्यू ले रहे हैं तो न्यूटन के लिए अपन को क्या रखना पड़ता है, मास लेना होता है केजी में, ओके, डिस्टेंस लेना पड़ता है मीटर में और टाइम लेना पड़ता है सेकंड्स में। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में, तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो डिस्टेंस को जब मीटर में करेंगे 3.84 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 टू द पावर 8 बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये ऐसी चीजों को यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आप क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला में पुट करते हो, फोर्स निकालनी है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो कैपिटल जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। मास 1 की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 क्योंकि मासिस के स्क्वायर है और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 16 कर रही हूँ। 8 और 8 को मैंने मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो मैंने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया क्योंकि बेस सेम थे, ठीक है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन लग रही है आई नो, बट थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करके वी कैन डू इट। तो ये पहले तो एक्सपोनेंट्स वाली पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर -16 और उसके बाद क्या है 6.7 इंटू 6 अपॉन 3.8 इंटू 3.8। ओके जी, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, 10 टू द पावर -11 प्लस 24 प्लस 22 और -16, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, -11 -16 क्या होता है -27। तो 10 की पावर -27 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 46। तो 46 -27 कर लो, 46 -23 होता है, तो 46 -27 हो जाएगा, 3 और घटा दो तो 19 आई गेस। हाँ, तो माइनस करके देख लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा 3, 16 -7 तो हो जाएगा 9 और ये क्या बन जाएगा 19। हाँ ठीक है, तो ये 10 की पावर 19 आ गया। और अब ये वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है ना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, कोई पॉइंट नहीं बनता इनको सॉल्व करने का अभी वीडियो के अंदर, बट यू गाइज कैन सॉल्व इट एंड यू गाइज कैन लेट मी नो योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। तो 10 टू द पावर 19। अब इस चीज को सॉल्व कर लेना, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मत करना, ओके। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, न्यूटन में हमारी फोर्स आ जाएगी। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने यूनिट को मतलब देखने के लिए कि सही यूनिट में हम काम कर रहे हैं या नहीं, तो मैंने पहले ही देख लिया कि डिस्टेंस किलोमीटर में, तो पहले मैंने उसे मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फ्री फॉल, ओके। हम फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।